गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 7th क्लास के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 20 वायु का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है अग्निशामक यंत्र, यानी आग बुझाने वाला यंत्र। इसमें क्या है, इस यंत्र का बाहरी कक्ष धातु का बना बेलनाकार बर्तन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा रहता है। इस बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी भी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है या भरा जाता है। उपयोग के समय इस उपकरण को उल्टा करके जमीन पर पटक देते हैं। पटकने पर क्या होता है, शीशी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर करने से आग बुझ जाती है। तो बच्चों हम अग्निशामक यंत्र का चित्र भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका अग्निशामक यंत्र है ना। इसमें क्या है, ये एक धातु का बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, ये बेलनाकार बर्तन है और इसमें ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट भरा हुआ है। और इस बर्तन के अंदर एक पतली सी शीशी भी कांच की पतली शीशी रखी गई है जिसमें क्या भरा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जब भी इस बर्तन का ज़रूरत पड़ने पर जब भी अग्निशामक यंत्र का यूज़ किया जाता है तो इसको ज़मीन पर उल्टा पटक दिया जाता है जिससे कि कांच की शीशी जो है टूट जाती है। और कांच की शीशी जब टूट जाती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है Na2CO3 में मिल जाता है और मिलकर के क्रिया करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्य है आग को बुझाना। तो ये अग्निशामक यंत्र है। इसमें क्या होता है, और अग्निशामक यंत्र यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोनों यानी H2SO4 और Na2CO3 से क्रिया करके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वही यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आग बुझाने का काम करती है। अब ये अग्निशामक यंत्र आपने कहाँ कहाँ देखे हैं बच्चों, जैसे स्कूल में भी मिलते हैं, बैंक में मिलते हैं, है ना। स्कूल में, बैंक में, सिनेमा घरों में, ठीक है, और सिनेमा घरों में मिलते हैं। इसके अलावा आजकल वाहनों में भी रखते हैं, जैसे ऑटो में, ऑटो, बस, ट्रक, इन सभी में रखते हैं क्योंकि ताकि दुर्घटना होने पर इसका उपयोग तत्काल किया जा सके। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, सीधी सी बात, वायु की क्वालिटी में प्रदूषण जो है, प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, प्रदूषण का मतलब है कि उसकी क्वालिटी में आई हुई कमी, यानी किसी चीज़ की क्वालिटी में आई हुई कमी को ही प्रदूषण कहते हैं। तो वो चाहे वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या मृदा प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो। तो आज हम वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए बच्चों, आपने महसूस किया होगा कि वातावरण में धूल के कणों एवं धुएं की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ का वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित मीन्स गंदा हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, है ना, तो होता क्या है, मार्केट में बहुत सारे वाहन भी चलते हैं जिसके कारण धूल उड़ती है और वाहनों से कार्बन भी निकलता है जिससे धुएं के कण भी एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। तो होता क्या है, धूल और धुएं की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, वातावरण काफ़ी गंदा हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। इससे होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में आप महसूस कीजिए जहाँ पर बहुत तेज़ धूल उड़ती हो, वहाँ पर भी आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। और या फिर बहुत सारा धुआं हो जहाँ पर, तो वहाँ भी सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, बताइए, आप ही बताइए। क्योंकि ऐसे वातावरण में वायु के संगठकों के परसेंटेज में परिवर्तन हो जाता है। क्या मतलब कि वायु मीन्स वायु जो है मिक्सर है, कई गैसों का मिश्रण है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना। क्या क्या गैसें होती है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन भी होता है और CO2, O2 भी होती है और अदर गैसेस भी होती हैं। तो जब किसी भी प्लेस पर कार्बन और डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं तो एयर के यानी वायु के संगठकों यानी वायु
कि मिश्रण में जो जो गैसें सम्मिलित हैं उनका परसेंटेज में बदलाव आ जाता है, बदलाव हो जाता है ना। तो यही बदलाव हो जाता है और यही वायु प्रदूषण का मेन कारण है, ठीक है ना। जैसे कि वायु में CO2 का परसेंटेज कितना होता है, 0.03 होता है, लेकिन जहाँ पर कार्बन वगैरह धुएं होंगे, है ना, वहाँ पर CO2 का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो चलिए हम क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें कहा गया उपयुक्त ये तालिका दी है जिसमें बाग बगीचे हैं। बाग बगीचे तालिका में क्या है, स्थान दिया है और शुद्ध वायु या शुद्ध वायु। बाग बगीचे, बाग बगीचों में क्या होगा, शुद्ध वायु होगी, है ना। और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अशुद्ध वायु होगी, ठीक है। और आवासीय क्षेत्रों में भी बहुत शुद्ध नहीं होती है, औद्योगिक क्षेत्रों में तो बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध वायु होती है। तो आगे देखते हैं बच्चों। उपरोक्त तालिका 20.2 से क्लियर है, स्पष्ट है कि विभिन्न स्थान एवं स्थिति के कारण वायु अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध, यानी अलग अलग स्थानों पर वायु कहीं शुद्ध होती है और कहीं पर अशुद्ध होती है। ईंधनों के जलने, अब देखिए बच्चों, ईंधनों के जलने, कल कारखानों से निकलने वाले गैसों के निकलने एवं यानी कारखानों से या फैक्ट्री से हानिकारक गैसों के निकलने एवं अन्य विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों से वायु की कंपोजिशन या संगठकों के परसेंटेज में परिवर्तन होता रहता है। कहने का इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ प्लेस हैं, जैसे ईंधनों के जलने, जहाँ पर ईंधन जल रहा है, जहाँ पर कारखाने हैं, वहाँ से हानिकारक गैसें निकलती रहती हैं, है ना। या विभिन्न प्रकार के ह्यूमन के एक्टिविटीज़ से क्या होता है, जो हमारी वायु में निश्चित गैसों का रेशियो है वो बदल जाता है, ठीक है। उनका प्रतिशत जो है परसेंटेज बदल जाता है और प्रतिशत बदलने को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। इस क्रियाकलाप, आगे देखते हैं बच्चों, क्रियाकलाप से वायु में अवांछित एवं हानिकारक प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि का होना ही वायु प्रदूषण की स्थिति को उत्पन्न करता है, ठीक है। मतलब मीन्स ये हुआ कि जो हमारी वायु में गैसों का प्रतिशत है, निश्चित परसेंटेज है, उसमें बदलाव होने का कारण ही वायु प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं बच्चों, वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि। प्रदूषकों मतलब जो प्रदूषण पैदा कर रहा है, प्रदूषकों की वृद्धि से वायु की उपस्थिति, विभिन्न गैसों की प्रतिशत में परिवर्तन होना ही वायु प्रदूषण है। तो परिभाषा, वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या हुई, ये समझिए कि वायु की गुणों में कमी, यानी वायु के गुणों में कमी को ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि वायु के संगठकों की मात्रा में बदलाव को वायु प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए अब वायु प्रदूषण से क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए बच्चों, यह मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए बहुत नुकसानदेह है, हानिकारक है वायु प्रदूषण, क्योंकि हम वायु को ही सांस में लेते हैं और सांस, अगर वायु प्रदूषित है तो सांस में प्रदूषित वायु ही जाएगी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगी, यानी आंतरिक अंगों को नुकसान या हानि पहुंचाएगी। वायु प्रदूषण मुख्यतः शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण से हुई है। देखिए बच्चों, हमारा जीवन तो बहुत ही एडवांस हो गया है, यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक समय ऐसा था जहाँ पर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रॉपर साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब एक से एक बढ़ के साधन हैं जो कि कम समय में हमें ज़्यादा दूरी तय कराते हैं, लेकिन उनसे बहुत नुकसान भी हैं, उनसे बहुत सारे नुकसान भी हैं।
आगे देखते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण के कारक। आइए जानें वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, नंबर 1 है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, ओजोन भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। ये जो कारक हैं, ये वायु को प्रदूषित करने के कारक हैं। आइए जाने, हम नाक द्वारा सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। नाक में छोटे छोटे रोम और म्यूकस पाए जाते हैं। आपने देखा होगा अपनी नाक में छोटे छोटे रोम होते हैं और ये म्यूकस भी होता है, यानी नाक अंदर से गीली भी होती है। जो धूल, उसका कारण क्या है? नेचर ने आखिर ऐसा हमारी नाक को क्यों बनाया, किस लिए बनाया? ये देखिए, हमारी नाक के अंदर जो भी रोए होते हैं या नमी होती है, वो किस लिए बनाई गई है? देखिए उसके क्या लाभ हैं। धूल एवं धुएं के कणों को नाक में जाने से रोकते हैं। क्या? नाक के अंदर जो बाल होते हैं वे धूल धुएं के कणों को नाक के अंदर जाने से रोकते हैं। इसी कारण से हमें मुंह से सांस लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि मुंह से ली हुई सांस स्वच्छ नहीं होती है, वायु जो है स्वच्छ नहीं हो पाती है। जबकि नाक से ली गई सांस में जो भी वायु अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो शुद्ध जाती है। ठीक है, उस डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होते हैं वो नाक के अंदर जो बाल और होते हैं उसमें उलझ जाते हैं, और कुछ तो नाक की म्यूकस में चिपक जाते हैं। ठीक, अब देखिए, ट्रैफिक पुलिस हमेशा नाक और मुंह पर मास्क लगाती है। क्यों? क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक के कारण धूल एवं धुएं के कण बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, मास्क से हानिकारक कण नाक एवं मुंह के अंदर नहीं जा पाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, वायु के संगठकों की मात्रा में परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं। वायु की जो कंपोजिशन में चेंजिंग आती है, उसके क्या कारण हैं देखते हैं। लगभग सभी ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यानी कोई भी ईंधन जल करके, किस गैस की उपस्थिति में कोई भी फ्यूल जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब भी फ्यूल जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और बाहर निकलती है। लकड़ी, अब देखिए ईंधनों के नाम दिए हैं, लकड़ी है, कंडे, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, इन सभी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है ना। ईंधनों के जलने से कौन कौन सी गैस बनती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले धुएं से, क्या? वाहनों यानी जो भी हैं आपके ऑटो रिक्शा है, बस है, ट्रक है, कार है, इनकी बात हो रही है। वाहनों तथा कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से, विभिन्न प्रकार के ईंधन के जलने से क्या होता है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब सीमेंट के कारखाने, ताप बिजली घरों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक मात्रा वायुमंडल में मिल रही है ना, मिल रही है। और अब देखिए बच्चों, ईंधनों के जलने से या विभिन्न प्रकार के कारखानों से कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है, जो कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है, मिल जाती है। अब एटमॉस्फेयर में जाके क्या करेगी? वो वायु को गंदा ही तो करेगी ना, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की निश्चित मात्रा है 0.03 है, उससे ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा को देख करके वैज्ञानिकों ने क्या अनुमान लगाया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि के कारण भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने लगेगी। जिससे क्या होगा? जिससे समुद्री तटीय के इलाके समुद्र में डूब जाने की आशंका होगी। देखिए बच्चों, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? जब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है? जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगी तो वो क्या करेगी? सनलाइट की हीट को तो आने देती है, ठीक है,
लेकिन हीट को वापस स्पेस या अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है। अब ऐसा ना होने के कारण क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पृथ्वी की ध्रुवों पर बर्फ जमी है ना वो पिघलने लगेगी। जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र तल बढ़ेगा, यानी समुद्र में पानी बढ़ेगा। और जब समुद्र में पानी बढ़ेगा तो क्या होगा, समुद्र के किनारे जो लोग जो इलाके जो लोग रह रहे हैं, जो इलाके हैं, जो राइसी इलाके हैं, वो क्या है, समुद्र में डूब जाने की आशंका होगी या डूब जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फंक्शन बताया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती है या रोकती है। इससे पृथ्वी का टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन ये अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती है, वापस जाने से रोकती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने से जो पोल्स, टेम्परेचर बढ़ जाना, यही क्या हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाना, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती जाएगी और हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो नुकसान क्या है कि ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगेगी और जिससे समुद्र का पानी बढ़ जाएगा या समुद्र तल बढ़ जाएगा और आसपास के इलाके समुद्र में डूब जाने की आशंका है या डूब जाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का प्रयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सी गैस का यूज होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पौधे, सभी हरे पौधे वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से एब्जॉर्ब किए गए पानी का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया है। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्या है, उद्योगों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा का बढ़ना। उद्योगों से, फैक्ट्रीज से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं और लिक्विड यानी द्रव वेस्ट सब्सटेंस भी निकलता है। ठीक है, देखिए बच्चों, कुछ ईंधन जैसे कोयला से सभी परिचित हैं, पेट्रोल से भी परिचित हैं, गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं। पेट्रोल में अल्प मात्रा में क्या होता है, कोयला और पेट्रोल में अल्प मात्रा में सल्फर होता है, क्या होता है, गंधक अशुद्धि के रूप में विद्यमान रहता है। यानी पेट्रोल में और कोयला में अशुद्धि के रूप में सल्फर होता है। यह जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जैसे कहा था कि कार्बन जलकर क्या बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह सल्फर जल करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है और हर चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है ना। अब बिजली घरों में उर्वरक तथा पेट्रोल शोधक कारखानों से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कहाँ से, पावर हाउस से, और उर्वरक तथा पेट्रोल शोधक कारखानों से भी क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और वो क्या करती, वायु में मिल जाती, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु में मिल जाती है। अब फास्फोरिकम, नायलॉन तथा सेलुलोज रेसे बनाने वाले कारखानों से निकलने वाले धुएं में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है ना। फास्फोरिक अम्ल, नायलॉन, सेलुलोज रेसे बनाने वाले कारखानों से के धुएं से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। नाइट्रिक अम्ल बनाने वाले तथा चांदी सोने को शुद्ध करने वाले कारखाने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैसें भी वायु में मिलती है। कहने का मतलब है बच्चों
कि उद्योगों से जितनी डिफरेंट अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे हम ले लें SO2 ले लें, CO2 ले लें, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ले लें, जो भी गैसें हैं वो सब क्या होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, अब अपने वायुमंडल में मिल जाती हैं। अब आगे देखिए बच्चों, इसी तरह से और आगे देखते हैं कि मृत जीवों के अवशिष्ट, यानी मृत जीवों के अवशिष्ट जो होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया भी निकलती है। क्या बोला है, मृत जीवों के अवशिष्टों से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एवं अमोनिया गैस की मात्रा का बढ़ना, ठीक है। इसका मीन्स है कि मृत जीवों के अवशिष्टों से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और अमोनिया गैस निकलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपने खेतों में या गांव से बाहर किसी स्थान पर मरे जानवरों को सड़ते हुए देखा होगा। आप जरा सोचिए कि आपको कभी कोई मरा हुआ जानवर मिला है। अब जब मरा हुआ जानवर पड़ा रहता है तो वहाँ वो सड़ने लगता है, बैक्टीरिया फंगी की वजह से वो सड़ने लगता है, और वो जब सड़ता है, कोई चीज़ सड़ती है तो गंदी सी स्मेल आती है। वो गंदी सी स्मेल किस गैस के कारण आती है बच्चों, H2S और NH3 गैस के कारण वो गंदी सी स्मेल आती है। H2S मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया गैस के कारण ही मरे हुए जीवों से गंदी स्मेल आती है। तो आगे देखते हैं बच्चों, हाँ, तो इनके यानी कोई भी मरा हुआ जानवर पड़ा है तो क्या होता है, इनके सड़ने से बहुत गंदी सी स्मेल फैलती है, दुर्गंध फैलती है, और आप क्या करते हैं फिर उस वक्त अपनी नाक को बंद करके उस स्थान से निकल जाते हैं। वास्तव में मृत जीवों के अपघटन से H2S गैस, ठीक है, और अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। ये आप याद रखिएगा कि जानवरों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है, जो गंदी सी स्मेल आती है उसमें कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया गैस। इसी प्रकार जीवाश्म ईंधन के जलने पर H2S गैस उत्पन्न होती है। चांदी के आभूषणों को काला कर देती है। जो क्या करती है, H2S गैस चांदी के ज्वेलरी को, आभूषणों को काला कर देती है। मनुष्य पशुओं के मूत्र में क्या होती है, यूरिया के अपघटन से अमोनिया गैस बनती है, ठीक है बच्चों। और इन गैसों की मात्रा वायु में बढ़ती रहती है। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जो भी गैस बनेगी वो क्या होगी, वायुमंडल में मिल जाएगी। तो वायुमंडल में मिलके क्या करेगी, वो जीवों को नुकसान पहुंचाती है। फिर अब देखिए, नीचे दी गई तालिका 20.3 में वायुमंडल में पाए जाने वाले वायु के प्रदूषण के कारण मानवीय जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव दिखाया गया है। तो तालिका में देखते हैं बच्चों, नंबर 1 में क्या है, एक तो स्रोत है, फिर वायुमंडल में मिलने वाले पदार्थ और उसका प्रभाव। नंबर 1 में है वाहनों का धुआं या लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल एवं प्राकृतिक गैस का दहन, यानी इन सब के जलने से क्या होता है, क्या निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी भी चीज़ की जलने से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या, तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी। तो ये क्या है, इनकी मात्रा में वृद्धि होती रहती है। कहने का मतलब ये सब निकलती हैं और एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, जिससे हमारी वायु के प्रतिशत में, वायु के जो घटक होते हैं उनके परसेंटेज में परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। अब जब ये वायुमंडल में चले जाते हैं तो हम पर क्या प्रभाव डालते हैं, सिर दर्द होता है, दमा भी हो सकता है लगातार। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रहने से क्या होता है, दमा हो, जो सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, थकान भी होती है। सेकंड नंबर है ईंधनों का अपूर्ण दहन। पूरी तरह जब ईंधन जलते नहीं है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और जिससे क्या होता है, दम घुटना, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घुटने वाली गैस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। नंबर 3 है रेफ्रिजरेटर। फ्रिज से, एयर कंडीशनर से में प्रयुक्त गैस फ्रिज में और AC में कौन सी गैस प्रयोग होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रयुक्त होती है ना। उससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि होना, यानी
इनसे क्या होता है, इनसे गैसें निकलती रहती है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से ये गैसें निकलती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में इन गैसों की वृद्धि हो जाती है ना। अब इनकी नुकसान क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन की लेयर भी होती है जो क्या करती है, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हम तक यानी पृथ्वी तक आने को रोकती है। लेकिन ये फ्लोरोकार्बन जो है क्या करती है, ओजोन परत का क्षरण करती है, ओजोन परत को खत्म करने का कार्य करती है। अब 4th नंबर है कागज के निर्माण में। कागज के निर्माण में कौन सी गैस निकलती है, कागज जहाँ बनते हैं जिन कारखानों में उनसे कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। और जिसका नुकसान क्या है, वर्षा जल द्वारा SO2 अम्लीय वर्षा में परिवर्तन, SO2 जो है अम्लीय वर्षा में परिवर्तन हो जाता है। SO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जब वर्षा होती है तो वो क्या बन जाता है, H2SO4 बन जाता है, जो पानी में मिलकर के वर्षा के साथ बरसते हैं। ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव को पृथ्वी पर पड़ने वाली गर्मी का एक कारक भी कहा जाता है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव को पृथ्वी पर पड़ने वाली गर्मी का एक कारक भी माना जाता है। यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसों की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप होता है ना। आप जानते हैं कि ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान करते हैं। वे इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, परंतु मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती रहती है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ती है, कोई भी चीज़ जलती है तो, और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती है। आगे देखते हैं बच्चों, पृथ्वी के वायुमंडल का धीरे धीरे गर्म होना। पृथ्वी के वायुमंडल का धीरे धीरे गर्म होना ग्रीन हाउस के कारण ही है। पृथ्वी के वायुमंडल का धीरे धीरे गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रीन हाउस जैसे CO2, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका आनुपातिक परसेंटेज वायुमंडल में बढ़ गया है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारा एटमॉस्फेयर गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करती है और वापस ये अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है या वापस जाने से रोकती है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल, हमारी पृथ्वी का जो ताप है बढ़ जाता है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो देखिए ये है ना, जैसे सनलाइट, ये सनलाइट पड़ रही है ना एटमॉस्फेयर पे, पृथ्वी के बाहर जो भी गैसों की लेयर है उसे कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, उस पर ये सनलाइट पड़ रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, ये वापस नहीं जाने दे रही है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्या है, ये सनलाइट पड़ रही है लेकिन ये वापस जाने से रोकती है, जिससे होता क्या है कि हमारे वायुमंडल का यानी वायुमंडल का ताप और टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। देखिए इसमें क्या बताया है, जैसे होता क्या है, कुछ हरे पौधे हैं जो क्या होते हैं, गर्म वातावरण में ही ग्रो करते हैं। ठंडे प्रदेशों में उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है ना। शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है, जिसे हरित गृह या पौध घर या ग्रीन हाउस कहते हैं। शीशे की दीवारों द्वारा इनमें सूर्य से प्राप्त विकिरण प्रवेश करती है और पौध घर को गर्म कर देती है। सपोज जैसे क्या है,
जैसे ये अर्थ है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर फसल को ग्रो कराया गया है। तो होता क्या है, जो फसल जो ऐसे फसल भी हैं कि जो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, ज़्यादा ठंड की वजह से वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं कि शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है। उनके लिए क्या होता है, शीशे का घर बनाया जाता है। और शीशा क्या करता है कि सूरज की रोशनी यानी सूरज की गर्माहट को तो जाने देता है, बट वापस नहीं वो निकलने देता है। तो गर्माहट जिसके कारण पौधों का गर्म एटमॉस्फेयर मिल जाता है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो वही बोला है, शीशे की दीवारों द्वारा इसमें सूर्य से प्राप्त विकिरण प्रवेश तो करता है तथा पौधघर को जो गर्म करता है। आगे देखते हैं बच्चों, वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौधघर की तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे ये बताया पौधघर, ये पौधघर को क्या, पौधघर में किसकी दीवारें बनी थी, शीशे की, ठीक है, और जिसका काम था सूरज की गर्मी को अंदर जाने देना और बाहर नहीं जाने देना, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड काम करती है हमारे वातावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की गर्मी तो आने देती है, लेकिन इसको अंतरिक्ष में वापस जाने से यह रोकती है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह से कार्य करती है। यानी क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह से ही कार्य करती है। अब देखिए बच्चों, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा उस वर्षा को कहते हैं जिसका जल सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइडों जैसे घुले हुए प्रदूषकों की उपस्थिति के फलस्वरूप सामान्य से अधिक अम्लीय हो जाता है। कहने का मतलब, अम्ल वर्षा में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक की उपस्थिति के फलस्वरूप जो जल होता है, वो वर्षा का जल होता है, वो ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण बोलते हैं अम्ल वर्षा। जिसके कारण उस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। आप जानते हैं कि ये अम्लीय ऑक्साइड जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप मुक्त होते हैं, है ना। क्या मतलब, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कि आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सब जीवाश्म ईंधन है, एलपीजी है। और इसके दहन से क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है। जीवाश्म यानी अम्लीय ऑक्साइड जो है जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप मुक्त होती है। इसके बाद में क्या है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। अम्ल वर्षा में क्या होती है, नाइट्रिक अम्ल यानी NO3 और H2SO4 होते हैं, जो वर्षा के साथ बरसते हैं। और ये अम्ल वर्षा जहाँ पर फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं वहाँ ही अम्ल वर्षा होती है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों एवं सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने को सब। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा क्या करती है कि भवनों, मूर्तियों, विशेषकर पत्थर संगमरमर से बनी वस्तुओं का क्षरण करती है। जहाँ पर अम्ल वर्षा होती है वो क्या करती है, ये भवन है, संगमरमर है, इनको खराब करती है। अम्ल वर्षा से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। और अम्ल वर्षा मिट्टी, जल स्रोतों, जंगलों व मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। अम्ल वर्षा क्या करती है, मिट्टी की क्वालिटी को खराब करती है, जल स्रोतों को दूषित करती है और जंगल तथा मनुष्य की स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। परंतु बहुत सी झीलें एवं झरने अम्ल वर्षा से प्रदूषित हो गए हैं। इसके फलस्वरूप मछलियों की बहुत सी प्रजातियां, इस अम्ल वर्षा के कारण मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गई एवं जंगलों, वन्य जीवन तथा अन्य जीवधारियों को नुकसान पहुंचा रहा है।
पहुंच रहा है, किससे? अम्ल वर्षा से। ठीक है, ये देखिए अम्ल वर्षा, इसमें ये दिखा है चित्र, देखिए ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। धुएं में क्या है? SO2 गैस है। और ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई चीज़ जल रही है, क्लियर दिख भी नहीं रहा, जल रही है तो क्या है? H2S गैस। जलने से, ईंधन के जलने से भी H2S गैस निकलती है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। इसके अलावा आगे देखते हैं। हाँ, ये सब गैस हैं जो जब बारिश होती है तो जल से क्रिया करके क्या बनाती है? H2SO4 और HNO3। ठीक है, अब ये जब बादल हुए और वर्षा के रूप में ये अम्ल बारिश के साथ गिर रहे हैं। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं आगरा के ताजमहल, क्या आप जानते हैं बच्चों आगरा का ताजमहल के संगमरमर का क्षरण होकर पीला पड़ना अम्ल वर्षा के कारण है। यानी आगरा का ताजमहल संगमरमर से बना है। और अब आजकल आप देखेंगे तो संगमरमर का कलर थोड़ा हल्का पीला सा हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का कलर थोड़ा सा पीला हो गया है। क्यों? मथुरा में स्थित तेल शोधक कारखाना है। मथुरा में तेल शोधक कारखाने से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल से क्रिया करके अम्ल वर्षा करते हैं। इसी कारण से ताजमहल का संगमरमर का कलर थोड़ा सा पीला हो गया है, जो संगमरमर का क्षरण करती रहती है। यानी अम्ल वर्षा संगमरमर का क्षरण करती रहती है, खराब करती रहती है। हमने क्या सीखा इस पार्ट में? यानी चैप्टर 20 के सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, ये देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा होता है। यानी पृथ्वी हमारी है ये, ठीक है, पृथ्वी, और इसके चारों ओर जो है ये वायु की परत है। किसकी परत है? वायु की। इसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन सबसे पहले, नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, 78% होता है, और फिर अदर गैसेस भी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चलती हुई वायु हवा कहलाती है ना। और वायु का कोई कलर होता है? नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं रंगहीन। वायु की कोई खुशबू भी नहीं होती है, इसलिए इसको गंधहीन बोला, और कोई स्वाद भी नहीं। तो कुल मिलाकर वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। अब वायु में किन किन गैसों का कौन कौन सी गैसें होती है और उनका परसेंटेज क्या है? वायु में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा होता है, और दूसरी गैसेस भी होती हैं बचा हुआ परसेंटेज में। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो अपनी ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण व आग बुझाने में आवश्यक होती है। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, जो उर्वरक मिट्टी में मिलाया जाता है, जिससे फसल अच्छी ग्रो होती है। वायु प्रदूषण, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मानक से प्रतिशत मात्रा में वृद्धि है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं, ईंधनों के जलने से निकलने वाले धुएं, कारखानों एवं उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण होता है। तो वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? जो भी कारखाने उनसे निकलने वाली गैस और ईंधनों के जलने से निकलने वाली गैसें, ये सब वायु प्रदूषण का कारण है। हरित गृह प्रभाव, मुख्यतः CO2 गैस की अधिकता के कारण पृथ्वी की गर्मी में वृद्धि होना है। यानी हरित प्रभाव क्या है? CO2 गैस की अधिकता के कारण पृथ्वी की गर्मी में वृद्धि, पृथ्वी की टेम्परेचर में वृद्धि
होना है। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। हरित गृह वायु में पाए जाने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में अपक्रिया करके अम्ल वर्षा बनाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड H2O से क्रिया करके H2SO4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड H2O से क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यही अम्ल H2SO4 और HNO3 वर्षा के साथ मिलकर बरसते हैं और इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बच्चों वीडियो का सेकंड पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का अभ्यास प्रश्न का नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बच्चों। ओके।